नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। राजधर्म में आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जिस पर आज देश की सर्वोच्च अदालत सुनवाई करने जा रही है। मैं बात कर रही हूं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की, जिसे नरसिम्हा राव की सरकार लेकर आई थी। लेकिन आज साल 2024 का जब अंत होने जा रहा है, याचिकाकर्ता ये कह रहे हैं इस कानून के खिलाफ, इस एक्ट के खिलाफ कि इसे बंद कर देना चाहिए, इस साल से इसे खत्म करने चाहिए, इसे डी एंड कर देना चाहिए। और इसके पीछे वो अपने अपने तर्क दे रहे हैं। इसके पक्ष में भी कई सारे तर्क हैं, इसके विपक्ष में भी कई सारे तर्क हैं। चर्चा आज राजधर्म में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की ही होगी। अब से थोड़ी ही देर में आज इस पर सर्वोच्च अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने वाली है। यह सुनवाई चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच करेगी। सुप्रीम कोर्ट में आज 3 जजों की बेंच में जस्टिस संजीव खन्ना, चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, उनके साथ ही जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के वी विश्वनाथन शामिल हैं। वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं, वो याचिकाएं आपको बता दें, कुछ याचिकाएं एक्ट के सपोर्ट में हैं, जबकि कुछ याचिकाएं एक्ट के विरोध में हैं। एक्ट के सपोर्ट में जो याचिकाएं दाखिल की गई है, उसमें जमीयत उलेमाए हिंद, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, लालू यादव की आरजेडी और शरद पवार की एनसीपी की ओर से ये याचिकाएं दाखिल की गई है। जबकि इस एक्ट के विरोध में हिंदू पक्ष की ओर से जो मांग की जा रही है, उस याचिका को डालने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय, बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी और पुरोहित महासंघ के विश्वभद्र पुजारी। ये वो याचिकाएं हैं जो इस वक्त मैं आपके सामने रख रही हूं। दो बेहद खास मेहमान आज राजधर्म में हमारे साथ इस मसले पर चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं, इसी मंच पर जुड़ रहे हैं। ये एक्ट सही है या ये एक्ट गलत है? ये एक्ट कानून संगत है या ये कानून विरोधी है? इस एक्ट से किसे फायदा हो रहा है, किसे नुकसान हो रहा है, या फिर सांप्रदायिक सौहार्द के लिए एक्ट जरूरी है? इस विषय पर बात करने के लिए दो मेहमान हमारे साथ मंच पर हैं। अमिताभ सिन्हा जी सीनियर एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के विजय चौक पर हमारे साथ मौजूद है। ओम जी उपाध्याय ICHR के डायरेक्टर हैं। ओम जी उपाध्याय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हम करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आप एक एक करके रिएक्शन सुनिए, इस एक्ट के पक्ष में भी, इस एक्ट के विपक्ष में भी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां बहुत गंभीर रही हैं बीते दिनों में। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से हम भी मूव किए हैं, एक इंटरवेंशन हमने भी फाइल किया है। इस मुल्क का एक महासागरीय मिजाज है। इस पार्लियामेंट ने एक ही बात है, बिल्डिंग बदलने से हकीकत नहीं बदलती। ये बिल पास किया था एक ऐसे दौर में जब एक पूरा जनरेशन बहुत सफर कर चुका था। जाहिर तौर पर स्टेटस को अगर मेंटेन नहीं होगा तो हिंदुस्तान के महासागरीय मिजाज को तालाब में तब्दील करने की कोशिश है। तालाब गदला हो जाता है। देखिए, इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को 4 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, और इस एक्ट को चुनौती देने वाले थे अश्विनी उपाध्याय, जो राजधर्म में भी हमारे साथ कई बार जुड़े हैं। उन्होंने बताया है कि इसकी लीगैलिटीज क्या है और क्यों इस एक्ट को चुनौती दी गई है। उनका बयान मैं आपको सुनवाऊं, उससे पहले आपको जानकारी दे दूं कि इस एक्ट के खिलाफ हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि 1947 से पहले ऐसे कई सारे मंदिर थे जिन्हें तोड़ा गया, यानी कि देश की आज़ादी से पहले ये मंदिर तोड़े गए। हिंदू पक्ष ये दावा करता है कि 1192 से लेकर 1947 तक विदेशी शासन रहा, जिसमें आप मुगल आक्रांताओं को भी आप जोड़ लें, इसमें ब्रिटिश ईयर भी आप जोड़ लें, जो ब्रिटिश काल भारत में रहा था। ऐसे में जो कट ऑफ ईयर होना चाहिए वो 1947 का होना ही नहीं चाहिए। जब विदेशी शासन भारत में आया, यानी कि 1192 का ये कट ऑफ ईयर वहां से होना चाहिए था। आप सुने क्या कहना है अश्विनी उपाध्याय का। ये कानून जो है, इसका नाम है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। ये प्लेस ऑफ प्रेयर एक्ट नहीं है। मंदिर को प्लेस ऑफ वर्शिप कहते हैं और मस्जिद को प्लेस ऑफ प्रेयर कहते हैं। दूसरा, ये कानून कैरेक्टर की बात करता है, आइडेंटिटी की नहीं। ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि जो कैरेक्टर होगा वो नहीं बदलेगा। हम भी यही कह रहे हैं कि कैरेक्टर नहीं बदलना चाहिए, जो कैरेक्टर है कंटिन्यू रहना चाहिए। लेकिन कैरेक्टर देखने से पता नहीं चलता। मैं इस समय सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हूं, काली कोट पहन के खड़ा हूं, इसलिए हमको लोग मुझे वकील समझेंगे। मैं हॉस्पिटल में जाके व्हाइट कोट पहन लूं
तो मैं डॉक्टर जैसा दिखूंगा, मैं थाने में जाके अगर खाकी वर्दी पहन लूंगा तो मैं इंस्पेक्टर जैसा दिखूंगा। तो ये जो मैं दिख रहा हूं ये बाहर की आइडेंटिटी है। एक्चुअल में मेरा कैरेक्टर क्या है ये तो सर्वे करने से ही पता चलेगा। हमारा यही कहना है कि जितने भी विवादित स्थान हैं जिनको विदेशी आक्रांताओं ने तोड़ा है उसका सर्वे होना चाहिए, जिससे उनका कैरेक्टर पता चले। ये मामला हिंदू मुस्लिम का नहीं है, ये मामला भारत की संप्रभुता और विदेशी आक्रांताओं के बीच में है। विदेशी आक्रांता चले गए, फिर उनका नामो निशान यहां नहीं होना चाहिए। जिन स्थानों का वर्णन हमारे वेदों में है, हमारे पुराणों में है, हमारे भगवत गीता में है, रामायण में है, उपनिषद में है, उन स्थानों को रिस्टोर करने का अधिकार मिलना चाहिए। गुंबद बदलने से मंदिर मस्जिद नहीं होता है, मस्जिद मंदिर नहीं होता है, उसके लिए तो बाकायदा सर्वे करना पड़ता है। इसलिए हमारा ये कहना है ये कानून खत्म होना चाहिए और सभी हिंदुओं को अपने पौराणिक स्थलों को रिस्टोर करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खुलना चाहिए। अब से ठीक 25 मिनट के बाद यानी कि 3:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच इस मामले पर सुनवाई करने जा रही है। उससे पहले एक चर्चा यहाँ पर राजधर्म के मंच पर हो जाए। अमिताभ जी, अब ये कानून क्यों जरूरी था? उस वक्त का समय अलग था, वो दौर अलग था, वो काल अलग था। उस वक्त हिंदू मुस्लिमों के बीच में सौहार्द पैदा करने के लिए तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार को ये लगा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाना चाहिए, इससे एक सौहार्द का माहौल बना रहेगा। क्योंकि वो अयोध्या वाला दौर था, वो एक तनाव का दौर था। लेकिन तनाव ये नहीं तय करता कि कानून एक पक्ष के लिए बना दिया जाए। आज अश्विनी उपाध्याय तो यही कह रहे हैं ना, कानून की निगाह में तो दोनों बराबर होते हैं। इसमें क्या कमी है इस कानून में? धन्यवाद मीनाक्षी जी, आपने जो अपने विषय को यहाँ रखा, इसको इंट्रो कहते हैं, उसमें आपने लगभग इस चर्चा की रूपरेखा भी तय की है। मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है मैं बायस्ड हूँ, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल सही ये पॉइंट लगा जो आपने कहा। और यही हम लोगों के भी जो लीगल फ्रेटर्निटी में भी बात चर्चा में है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो समय के हिसाब से होती हैं और कानून भी उस समय के हिसाब को रिएक्ट करते हुए कई बार बनता है। वो कहा जाता है कि वो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम है। और कुछ कानून ऐसे होते हैं जो एक एब्सोल्यूट टर्म में जो रूल ऑफ लॉ को डिसाइड करते हैं। तो रूल ऑफ लॉ को जो डिसाइड करने वाली चीज़ें हैं वो एक जगह पे, और जो एक टेम्पररी उस सॉर्ट आउट करने के लिए, टेम्पररी एड्रेस करने के लिए इसी प्रॉब्लम को यदि कोई कानून बनता है तो उसको दूसरे तरीके के श्रेणी में रखा जाना चाहिए। अब मैं आता हूँ इस विषय पे। जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बना, उसके पीछे जो कारण था वो यही था कि जो बाबरी ढांचे का विध्वंस हुआ तो उसके बाद देश भर में आग लगी और आग लगने में दंगे हुए, और उसमें दंगों में जो भी नुकसान हुआ देश का, आर्थिक या जनता और मतलब जान माल की हानि हुई, उसके कारण वो शायद एक्ट आया होगा। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से देश की जनता को और आपके व्यूअर्स को, कि सबसे पहले मैं ये तय करना चाहूँगा कि जो मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करना चाहता, यहाँ बात करना चाहता हूँ एक कॉन्सेप्ट की कि यदि किसी भी वर्ग को, किसी भी जाति को इतिहास में प्रताड़ना झेलनी पड़ी हो, शोषण हुआ हो उसका, तो उसके लिए बाद में, यानी कि आज जब हम विकसित भारत और संविधान की बात कर रहे हैं, तो उसको एक बराबरी का मौका मिलना चाहिए। क्या उसके घावों पे मलहम लगनी चाहिए या नहीं? इसके पीछे एक कारण है, और वो कारण है चर्चा का या डिबेट का, वो है आरक्षण की नीति। मैं कहता हूँ कि जो आर्टिकल 14, जो अनुच्छेद 14 का संविधान कहता है, समानता का अधिकार देता है कि सभी नागरिकों को बगैर किसी जाति, लिंग, क्षेत्र, किसी के बगैर वो भेदभाव के रहित उसको इस संविधान में गारंटी है समानता का। लेकिन उसके बाद 15 और 16 में साथ ही साथ वो उन चीज़ों की भरपाई करता है जो इतिहास में हुआ है लोगों के साथ देश में, और उसके लिए दलितों के साथ, शोषितों के साथ एक आरक्षण की व्यवस्था बनाई गई। और आरक्षण की व्यवस्था का जो मूल भाव यही है कि जो उनके साथ गलत हुआ पास्ट में, अतीत में, उसको आज वर्तमान में हम सुधारें
और उनके घावों पे उनके मलहम लिए एक मौका, वो मौका मरहम का काम करे, वो भी मुख्य रूप से अपने आत्मविश्वास में दोबारा लौटें और उसके बाद देश की मुख्य धारा में कंट्रीब्यूट करें। ये हो गया संविधान में जो आरक्षण का जो प्रावधान है उसकी आत्मा, उसका स्पिरिट। अब यदि मैं बात करूं, इसमें जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, उसने 1947 एक काल्पनिक लाइन 15 अगस्त का डाल दिया, और क्या उसके पहले की जितनी भी बर्बरताएं हुई, जितना दमन हुआ भारत के नागरिकों के साथ, उसको उसने स्वीकार करने से ही मना कर दिया। मुझे लगता है कि ये इस कानून को अल्ट्रा वायरस बनाता है, ये गैरकानूनी बनाता है, और इसीलिए मैं मानता हूँ कि यदि आरक्षण सही है तो 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट गलत है, और दी प्लेसेस ऑफ 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 एक्ट सही है तो आरक्षण गलत है। क्योंकि ये फिर बहुत बड़ी बात आपने कह दी। मैं बहुत विचार के कह रहा हूँ और बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, क्योंकि यदि आप किसी के भी गलत, किसी के ऊपर हुए अत्याचार को, उसके शोषण को यदि आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं तो करिए। मैं तो यहाँ ये भी कहता हूँ कि देखिए, आप किसी को भी हेयरसे पे उठा के किसी भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, जैसे कि दूसरे धर्मों के या मंदिर के प्रार्थना स्थल हैं या पूजा स्थल हैं, प्रार्थना स्थल और पूजा स्थल में दोनों में फ़र्क है, मैं ये भी बताऊंगा। पूजा स्थल हिंदुओं का होता है, प्रार्थना स्थल मुसलमानों का होता है या क्रिश्चियन ईसाइयों का होता है। मैं कह रहा हूँ कि वैसे स्थलों पे सीधे किसी को उठा के नहीं कहा सकता कि भाई ये जो है तुम्हारा नहीं है, ये किसी और समुदाय का नहीं। उसके बारे में एक न्यायालय तय करे कि वहाँ पर वो क्या आतताइयों ने आके शोषण दमन तोड़ा था। मैं बस खत्म कर रहा हूँ। क्या वहाँ पर उन्होंने शोषण किया था, क्या उन्होंने अत्याचार किए थे, क्या मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से दमन करने के लिए, शोषण करने के लिए क्या मंदिरों को एक सिंबल के नाते उपयोग करके तोड़ा गया था, या फॉर दैट मैटर मराठा समाज में क्या आपने मराठा साम्राज्य में क्या कोई मस्जिद तोड़े गए? क्या जो बड़ी बात और मोटी बात आप कह रहे हैं अमिताभ जी, वो ये है कि आपको पहले तो उस बात को एडमिट करना होगा कि शोषण हुआ है, और शोषण 1947 से नहीं बल्कि 1947 से पहले जब जो कट ऑफ की बात अमिताभ जी महमूद गजनबी के समय से हुआ है। बिल्कुल 11वीं शताब्दी से वो ये बात कह रहे हैं, 9वीं शताब्दी से हुआ है। ये तब से उसकी कट ऑफ लिमिट रखनी चाहिए थी। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लीगल या इलीगल, या इसको खत्म या इसको बनाए रखने पर इस डिबेट की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? इतने सालों से तो चल ही रहा था, देखिए कोई समस्या नहीं आई। नहीं, समस्याएं तो हैं, समस्याएं इनबिल्ट हैं। जो अभी बात हुई ना कि हम अगर अपनी हिस्टोरिकल रूट्स को तलाशना चाहते हैं ठीक से, हमारी पीढ़ियों को इस देश का कम से कम गौरवशाली, वैभवशाली इतिहास पता चले, कम से कम उनको ये पता चले कि किस तरह का संघर्ष हुआ। अगर हिस्टोरिकली हम केवल रिक्लेम करना चाहते हैं और अपने सही, सच्चे और प्रामाणिक इतिहास को अपनी पीढ़ियों के सामने रखना चाहते हैं, तो इसमें किसी को समस्या क्यों हो रही है? हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसको तोड़ के तुरंत उसके कैरेक्टर को फिर से बदल दो, ये तो नहीं बात हो रही है। बात ये हो रही है कि हम हिस्टोरिकली रिक्लेम कर रहे हैं, और ये बात मैं 1192 पे भी मैं बहुत सहमत नहीं हूँ, क्योंकि 712 से इस देश में भारत के आत्मा पर जख्म देने की शुरुआत हो गई थी। आत्मा और मानस पे जख्म देने की शुरुआत हो गई थी। देखिए, धर्म इस देश की धुरी रहा है, और यहाँ पर 712 से जो इस्लामिक आक्रांताओं का आना शुरू हुआ, मोहम्मद बिन कासिम आता है, तब से ये कहानी शुरू हो जाती है। उसके बाद जैसे अभी अमिताभ जी जिक्र कर रहे थे कि जब महमूद गजनवी आता है, आप देखिए ना, महमूद गजनवी ने तो केवल एक ही काम किया अपने 17 आक्रमणों में, केवल चुन चुन के मंदिर तोड़े और लूटे। नागरकोट पे हमला किया तो वहाँ पर माँ वज्रेश्वरी देवी की प्रतिमा को खंडित किया और वहाँ को लूटा। हिमाचल में भगवान जो अपना कृष्ण भगवान का मंदिर है उसको लूटा, जिसके लिए क्या गजब का विवरण देता है उसका अल उतबी, जो उसका मीर मुंशी है, वो लिखता है, उस मंदिर की भव्यता बताता है। एक बार और मैंने आपसे 2-3 साल पहले चर्चा की थी इस बात की कि 200 साल लगेगा इसको बनाने में, अगर आज बनाया जाए तो। किताबुल यामिनी में लिखता है, और 10 करोड़ की दीनार खर्च होगी। उसको तोड़ता है, और उसके बाद से ये सिलसिला थमा नहीं मीनाक्षी जी, ये लगातार चलता रहा। तो अगर हम उसको हिस्टोरिकली रिक्लेम करना चाहते हैं, 1192 के बाद तो बाढ़ आ गई। आप सोचिए कि क्या स्थिति थी, या उसके पहले भी 1033 में नियाल तिगिन और सैयद सालार मसूद गाजी, जो महमूद गजनवी के रिश्तेदार भी थे और उसके सिपाह सालार थे, वो जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को रौंदते हुए काशी तक पहुंचते हैं और मंदिरों को तोड़ते हैं, अयोध्या पे जिस तरह का हमला करता है जाके सैयद सालार मसूद गाजी, ये सब जो इस देश के हृदय को जख्मी किया गया, अगर उसको आज ठीक करने की बात हो रही है। आप सोचिए ना कि पहला शासक होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। सर जी,
कहाँ तक ठीक करेंगे, कैसे कैसे ठीक करेंगे? अयोध्या को लेकर आज अगर असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं कि आपने अयोध्या ले ली, आपने मथुरा पर दावा कर दिया, आपको ज्ञान वापी भी चाहिए, अब आपको संभल भी चाहिए, शाही जामा मस्जिद भी नहीं चाहिए, ऐसे करके तो आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का कोई औचित्य ही नहीं रहा, फिर तो सब कुछ ले लीजिए आप, और कब तक लेते रहेंगे? जी, मैंने हमेशा से अभी शुरू में ही कहा और हमेशा से कहता हूँ, ये मसला हिंदू मुस्लिम का नहीं है, ये मसला है कि जो भारत में आबादी है, चाहे वो बहुसंख्यक है या अल्पसंख्यक है, यदि उसके ऊपर में उसकी अस्मिता पे हमला हुआ हो, उसका शोषण दमन हुआ हो, तो उसके लिए कोई ना कोई संविधान में व्यवस्था बनी हुई है और उसी व्यवस्था के आधार पे आगे भी व्यवस्था बनी चाहिए। उसका मान सम्मान तो वापस आए। वो व्यवस्था है तो 1991 यही व्यवस्था तो दे रहा है। मैं खत्म कर रहा हूँ। देखिए, मैं एक और चीज़ कहता हूँ, जैसे कि ये कह रहे हैं कि संभल के बारे में या ज्ञानवापी या मथुरा ईदगाह, देखिए इस्लाम के अपने प्रोविजंस में भी कहता है कि यदि कोई भी स्थान किसी दूसरे धर्म स्थान के पूजा स्थल को तोड़ के बनाया गया है तो अपने आप में गैरकानूनी है। तो क्या आप कुरान के खिलाफ हैं? कुरान में स्पष्ट लिखा गया है कि किसी कीमत पे किसी भी धर्म स्थान को तोड़ के आप वहाँ पर यदि मस्जिद बनाते हैं तो वो अपने आप में गैरकानूनी है। तो मोटी बात तो यहाँ तय हो गई कि आपकी सारी मान्यता गलत है, आपका पूरा फाउंडेशन रॉन्ग है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि उस पर तो जाइए ही मत। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले कोर्ट को तय करने दीजिए कि वहाँ पर मंदिर था या नहीं था। यदि मैंने तो शुरू में ही कहा कि किसी भी स्थिति में जाके आप किसी भी मंदिर, मस्जिद, चर्च को आप रिक्लेम नहीं कर सकते। आप उसके लिए बहुत ही धैर्य से जो पक्ष हैं, दोनों पक्षकार हैं, वो जाते हैं कोर्ट में अर्जी लगाते हैं, कोर्ट उसके बाद उसका इवेल्युएशन करता है। कई बार पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग जो है उस पर जाता है, वहाँ खुदाइयाँ होती है आर्कियोलॉजिकल सर्वे की, उसके बाद तय होता है कि हाँ भाई इसमें क्या निकला। यदि उसके बाद यदि जैसे संभल की आपने चर्चा की, देखिए ये जो क्या नाम है उसका, उस इंसान का, ओवैसी, वो कह रहा है संभल भी लोग। अरे भैया, संभल में क्या हुआ? कोर्ट के आदेश पे यदि मान लिया हो रहा है तो आप तो किसी को नहीं मानते, आप तो अनार्किस्ट हो, अराजक हो। तो आपके यहाँ जो कहा गया है आप उसके सही मतलब जिसको आप कह सकते हो ना कि फॉलोअर हो, कि हम किसी को नहीं मानेंगे जी। कोई कानून, कोई संविधान नहीं जब तक कि हमारा अपनी बात हमारी सही नहीं हो रही है। ये तो मतलब गैरकानूनी नहीं है, ये अराजकता है। नहीं, इसी का तो हवाला सर, क्योंकि कानूनी पहलू आप ये समझाइए ना। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसलिए तो वे कह रहे हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया ही इसलिए गया था कि अब अयोध्या जैसा कोई और दूसरा विवाद खड़ा ना हो। नहीं, एक चीज बताइए, कैरेक्टर को ना बदला जाए। कैरेक्टर, आपने सुनील उपाध्याय का क्लिपिंग भी तो दिखाया ही है। देखिए, कैरेक्टर और नेचर में फर्क होता है। ये कैरेक्टर यदि मान लिया उसका जो है मंदिर था तो मंदिर रहेगा। नेचर भले उसका स्वरूप कुछ भी बदल दीजिए आप, लेकिन उसका रूप बदल दीजिए, स्वरूप नहीं बदल सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि चर्चा में भी है, सुनील उपाध्याय जी के क्लिपिंग में आपने दिखाया है। और दूसरी बात यह है कि ये कोर्ट को तय करने दीजिए ना कि वहाँ पर वो कोई मस्जिद था या मंदिर था। उसके बाद यदि कुछ कोर्ट तय करती है तो आपको उसका सम्मान करना चाहिए। आप तो सीधा तलवार लेके भिड़ जाते हो जी। ये तो मतलब आपको कानून पे भी भरोसा नहीं है। आप यदि सिर्फ बल का प्रयोग करोगे। और मैं अंतिम बात करना चाहता हूँ मीनाक्षी जी, देखिए, यदि कुछ गलत हुआ, न्याय हुआ है, यदि मंदिर तोड़े गए हैं, और वो मंदिर इसलिए नहीं तोड़े गए थे सिर्फ धार्मिक आधार पे, उनको शोषण करने के लिए मानसिक रूप से उसको तोड़ा गया था, तो वही चीज़ तो दलितों के साथ भी हुआ है। तो उसके लिए तो आरक्षण दिया जा रहा है। उसके लिए आप आरक्षण दोगे क्योंकि उनका आत्मसम्मान वापस आए, उनको मुख्य धारा में शामिल करो। लेकिन जिनके मंदिर तोड़े गए और जिनको मानसिक रूप से शोषण किया गया, उनके ऊपर में मानसिक अत्याचार हुआ, फिजिकल अत्याचार हुआ, उसके लिए क्या संविधान कोई गारंटी नहीं देगी? आप यदि 1991 एक्ट लेके आ जाते हो और वो कानून के खिलाफ है तो उसको हटना चाहिए। ये दरअसल चर्चा कहाँ से शुरू हुई ओमजी उपाध्याय, मैं दर्शकों की जानकारी के लिए भी बता दूं। जब वाराणसी का ज्ञान वापी का मसला सुप्रीम कोर्ट में चर्चा के लिए आया और उस पर सर्वे की बात हुई, तो उस वक्त भी बहुत सारी इसके अगेंस्ट में आवाजें उठी और खास तौर पर जमीयत की ओर से उठी। असदुद्दीन ओवैसी या जितने भी राजनीतिक दल, अगर मैं ये कहूँ जो प्रो मुस्लिम ओरिएंटेशन के साथ आगे बढ़ते, तो उन्होंने भी ये सवाल खड़े किए थे। बहुत सही। और उस वक्त तत्कालीन चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा था कि वर्शिप एक्ट में पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र का पता लगाना प्रतिबंधित नहीं है। पूजा स्थल, अब वो चाहे मस्जिद हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो कोई और इस तरीके की इमारत ही क्यों ना हो, उसका ओरिजिनल कैरेक्टर क्या है, इसे पता लगाना प्रतिबंधित नहीं है। जी, उस समय के CJI चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने बहुत ज़बरदस्त 2022 की टिप्पणी है उनकी,
2022 में उन्होंने ये व्याख्या की कि पूजा स्थल के चरित्र को पता लगाने में कोई समस्या नहीं है, उसको पता लगाया जाना चाहिए। हम भी तो यही कह रहे हैं। ज्ञानवापी पे ये बात आई तो आज 850 पेज की एएसआई की रिपोर्ट हमारे सामने है, और क्या गजब, मतलब बड़े साइंटिफिक तरीके से उस पूरी रिपोर्ट को बनाया गया है। यही बात मैं कह रहा हूँ कि अगर एक सूची ऐसी है मंदिरों की, और यहाँ की बहुसंख्यक जनता चाहती है कि उसकी सच्चाई उसको पता चले, क्योंकि देखिए जो अभी अमिताभ जी कह रहे थे, मैं उस बात को बोली ना, बिल्कुल डर उसी बात का है, एक पूरी कौम को, एक पूरी कम्युनिटी को, कि दरअसल एक पूरी लिस्ट बनाकर बैठे हुए हैं। अरे तो वो तो बिल्कुल वो गलत लिस्ट है ना, बनी हुई है ना। कुरान के खिलाफ है। बिल्कुल, और यदि ये तय तो होता है कि वो तोड़ के बना है, तो फिर उसका मतलब वो मस्जिद है ही नहीं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। लिस्ट है ना एक ऐसी, कितनी बड़ी लिस्ट है ये मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए बहुत सारे उत्साही लोग तो कहते हैं कि 30,000 ऐसे मंदिरों की सूची है जिसको बना के, जिसको तोड़ के मस्जिदें और दरगाह बनाई गई। लेकिन 1991 में सीताराम गोयल जी ने एक किताब लिखी, और आज़ाद भारत में बहुत कम किताबें बैन हुई जिसमें से वो एक है। 1991-92 में उसको यूपी गवर्नमेंट ने बैन किया था, क्योंकि उसी समय बाबरी का मुद्दा चल रहा था, और ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी उसी समय की देन है। उस किताब का टाइटल है हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम, और नीचे आप देखेंगे तो उस पर लिखा हुआ है द इस्लामिक एविडेंस। केवल इस्लामिक स्रोतों से, केवल उन्हीं की किताबों से उठा के उन्होंने 1800 ऐसे मंदिरों की सूची बनाई है जिसको तोड़कर वहाँ पर मस्जिद, दरगाह या इबादतगाह उनकी बनाई गई है। वो हिंदू मंदिर तोड़े गए हैं। केवल उसको हिस्टोरिकली रिक्लेम करने की अभी बात है और सर्वे करने की बात है। ये इसमें समस्या क्या है? मैं तो कई बार कहता हूँ कि कुब्बतुल इस्लाम चले जाइए आप दिल्ली में, कुतुब मीनार परिसर जो है, वहाँ पर बाहर एक प्लेक लगा हुआ है कि 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर इस परिसर का निर्माण किया गया। कौन तलवार लेके खड़ा हो गया कि यहाँ पे मंदिर बना दो? कौन तलवार लेके खड़ा हो गया कि नहीं साहब हम यहाँ पूजा करेंगे? क्या अराजकता हो गई, क्या एनार्की आ गई? इसलिए ये बात कहना कि एनार्की हो जाएगी, अराजकता आ जाएगी, ये केवल डराने की बात है, धमकी देने की बात है। हम कहाँ कह रहे हैं कि वहाँ पे तोड़ के फिर से आप मंदिर बना दो, लेकिन हमारे लोगों को उसका मूल चरित्र तो पता होना चाहिए। तथ्यों, तर्कों, प्रमाणों के आधार पे, प्राथमिक स्रोतों के आधार पे केवल यही बात हो रही है। दूसरे जो ये अधिनियम है 1991 का, जिसके आर्टिकल 2, 3, 4 को रिपील करने की बात हो रही है, उसको खत्म करने की बात हो रही है। अश्विनी जी ने अभी कहा, कई बार हमारी बातचीत उनसे होती रहती है टीवी चैनल्स पे भी और ऐसे भी, तो बहुत लॉजिकल बात है कि उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए, किसी खास परिस्थिति से देश का भविष्य नहीं तय होता। उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए जो हो गया, अगर वो गलती ही हो गई तो क्या उस गलती को ठीक नहीं किया जाएगा? क्या हर मामले में जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है? इस मामले में क्यों नहीं मिलना चाहिए? इसलिए ये बहुसंख्यक जनता के मन की बात है, इसलिए बहुत ठीक तरीके से इस पर चर्चा होनी चाहिए। अच्छा, ये जो जुडिशियल रिव्यू की, अब तो ये हो ही रहा है सर, इस पर रिव्यू अब सुप्रीम कोर्ट में बस अब से थोड़ी देर में, इस वक्त 3:22 का वक्त हो रहा है, 3:30 बजे सुनवाई शुरू हो जाएगी। 3 जजेस की संविधान पीठ इस पर सुनवाई करेगी, जिसमें खुद चीफ जस्टिस संजीव खन्ना भी हैं। सर, इस कानून से लाभ कैसे मिल रहा है मुस्लिम कम्युनिटी को? क्योंकि आज जमात इस्लामी का सबसे बड़ा दावा ही ये है कि ये माइनॉरिटी का दमन करने के लिए एक एक करके इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं इस देश में, कि आप पहले वक्फ एक्ट को चुनौती देने लगे, आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने लगे, आपने अयोध्या में राम मंदिर बना लिया, आपने ज्ञानवापी में क्लेम कर दिया, आपने संभल के अंदर बाकायदा पूरा सर्वे करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। चाहते क्या है? इस कानून से क्यों इतनी बड़ी ताकत मिल रही है मुस्लिम कम्युनिटी को? इसे थोड़ा समझाएं। मैं ये मानता हूँ कि मैं फिर दोबारा दोहराना चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है। मैं यहाँ पर एक कानून के विद्यार्थी और जानकार के नाते यहाँ आया हूँ, और कानून में ये कहता है कि यदि एक चीज़ संविधान ने इसको एक्सेप्ट किया है, उसकी वैलिडिटी को एक्सेप्ट किया, तो दूसरे की वैलिडिटी को एक्सेप्ट करने का एक राइटफुल क्लेम बनता है। तो यहाँ पर यदि किसी एक दलित शोषित के लिए अपलिफ्टमेंट के लिए रिजर्वेशन हुआ, तो उसी के आधार पे, मैं दोबारा शायद रिपीटेटिव साउंड करूं, इसी के आधार पे यदि कोई मस्जिद, मंदिर तोड़े गया या कोई भी पूजा स्थल तोड़ा गया, किसी भी, यदि मस्जिद तोड़ा गया, चर्च तोड़ा गया, तो उसके ऊपर में पहले चर्चा करने का अधिकार है, न्यायालय के पास है। कोई भीड़ वहाँ तंत्र नहीं होगी, वो न्यायालय तय करेगा अपने ड्यू लीगल प्रोसेस से कि वहाँ पर क्या कोई चीज़ विध्वंस हुआ था, और उसके बाद यदि वो विध्वंस हुआ था तो उसके बाद रेमेडीज तय होंगी। इसमें इनकी दुकानदारी चलती है। जो ये कठमुल्ले हैं जितने भी, और आपने बहुत सही शब्द का प्रयोग किया कि मुस्लिम तुष्टीकरण के आधार पे जो राजनीतिक दल अभी तक अपना प्राणवायु ले रहे हैं, जो ऑक्सीजन लेते हैं, उन सभी लोगों की यही धारणा है कि हम मुसलमानों को प्रोवोक करेंगे।
मेजॉरिटी ऑफ द मुसलमान को यदि छोड़ दिया जाए ना कि भाई तो ये गलत हुआ है, तुम क्या चाहते हो, यदि उसको बगैर बरगलाए हुए तो वो मानेगा कि हाँ गलती हुई है। और दूसरी बात उसको ये समझाया जाए कि कुरान ने कहा है कि कोई मंदिर को किसी भी पूजा स्थल को तोड़ के तुम्हारा मस्जिद नहीं बनना चाहिए, तो क्या कुरान के साथ तुम हो? 99.99% मुसलमान कहेगा कि हाँ हम कुरान के साथ हैं। तो यदि कुरान कहता है ऐसा, यदि कानून कहता है ऐसा, तो तुम कौन होते हो अराजकता की धमकी देने वाले? तुम होते कौन हो? ये रूल ऑफ लॉ है, कानून का राज है। यहाँ पर जो कानून तय करेगा, और मैं तो यहाँ पर जस्टिस चंद्रचूड़ का जो ओरल ऑब्जर्वेशन में मैं उम्मीद कर रहा था कि उसको वो कहीं ना कहीं लिख के जाएंगे, क्योंकि उनके पास वो पावर था, वो वहाँ मिस कर गए। यदि वो उन्होंने लिख दिया होता इसको, हालांकि ओरल ऑब्जर्वेशन ठीक है, ये एक कोटेशन के काम आता है, बट इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एनीवेयर। मेरा ये मानना है कि उनका ओरल ऑब्जर्वेशन उनकी आत्मा की बात कह के गया, और आत्मा में हर आदमी यही कहेगा जो उन्होंने कहा है कि पहले उसका नेचर तय तो करो कि टूटा है कि नहीं। यदि टूटा है तो फिर आगे तय होगा कि वो टूटा है तो गलत टूटा है, किसने तोड़ा, क्यों तोड़ा। क्या उसने तोड़ा इसलिए क्योंकि उसको अपने जो सब्जेक्ट थे, जो वहाँ पर जो पराजित जनता थी, उसको पूरी तरीके से दमन शोषण करना था, उसके मानसिक साइकोलॉजिकली उसको भावनात्मक रूप से ऐसा दबा देना था कि वो फिर दोबारा उठ ना सके। यदि ऐसा हुआ है तो क्यों आज हमारा ये जो आधुनिक समय का संविधान है, सुन के ऐसा लग रहा है कि जैसे इस कानून की आवश्यकता ही नहीं थी। एकदम, इसलिए मैंने एक वर्ड यूज किया, अल्ट्रा वायरस है। ये अपने आप में गैर कानूनी एक्ट है। इस एक्ट का कोई कारण नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ उस समय की जो आग लगाई गई थी, दंगे की राजनीति हुई थी, बाबरी ढांचा ध्वस्त हुआ था, उसके बाद देश भर में जो आग लगी थी उसके लिए नरसिम्हा राव जी जो थे वो एक बहुत ही जिसको बोलते हैं ना स्टेटस कोइस्ट और नॉन कंट्रोवर्शियल अप्रोच रखने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने कहा चलो भाई अभी फिलहाल इसके लिए लगा दो। ये मैं मानता हूँ उनको, जितना मैंने थोड़ा बहुत उनको जाना है, लेकिन ये अपने आप में गैरकानूनी है। और सुप्रीम कोर्ट के पास ये, यदि वो सीधा, मैं अब इसको कंक्लूड करता हूँ, यदि आरक्षण सही है तो ये 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अपने आप में गैरकानूनी है। या तो आप उसको सही मानिए तो आरक्षण को गलत मानिए। इतना सीधा फंडा है, इसमें ओपन एंड शट केस है। आप इसको पहले एक्सेप्ट करिए कि जो हुआ है वो गलत हुआ है, और यदि गलत हुआ है वो कौन तय करेगा, तो इसके लिए हिस्ट्री है। यहाँ पर तो शोषित दलित जो शेड्यूल ट्राइब थे उसके लिए तो एक प्रेसिडेंसेस थी, जो यहाँ तो जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से आप तय कर दीजिए कि तोड़ा गया था, क्यों तोड़ा गया था वो बात की चर्चा होगी। और यदि तोड़ा गया था तो फिर उसके बाद उसको एक्सेप्ट करिए ऑन रिकॉर्ड कि हाँ तोड़ा गया था। और तोड़ा गया था तो क्या इस्लाम उसकी परमिशन देता है? और यदि तो इस्लाम परमिशन देता है वो बात की बात है। यदि तोड़ा गया था तो जिन लोगों का शोषण हुआ था, दमन हुआ था, उनके लिए आज के कानून में क्या प्रावधान है? सिंपल। ये कानून पर ही एक बार हम आ जाते हैं कि किसी भी बड़ा अच्छा प्रोवर्ब है, मैं भूल रही हूँ, मैं उसे याद करने की कोशिश कर रही हूँ कि मतलब कानून के भी अपनी एक ट्रिक है ना? बिल्कुल। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऐसा लगता है जैसे अपने आप में एक ट्रिक है जिनके लिए ये कानून बनाया गया। अगर उस कानून में ही कैरेक्टर पता लगाने पर कोई पाबंदी नहीं है, जैसा कि पूर्व चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ कह गए, तो फिर इस कानून के अंदर ही त्रुटि है। अगर वो वाकई में एक पक्ष को फायदा पहुंचाने वाला कानून था, तब तो फिर उसमें आइडेंटिटी की बात होनी चाहिए थी, बिल्कुल, उसमें कैरेक्टर की बात नहीं होनी चाहिए थी। ये दो तरीके से ट्रिकी है। एक तो ये कि आप 91 के उन स्थितियों में देखेंगे ना, तो एक चीज तो बहुत स्पष्ट दिखाई देगा मीनाक्षी जी कि ये अपीजमेंट की पॉलिसी थी। एक केवल एक वर्ग नाराज ना हो जाए, वो खुश रहे, वो अपीज करने की पॉलिसी थी। दूसरे एक बात तो है ही ना कि वो कहाँ ये कह रहा है कि आप उसके मूल चरित्र का पता नहीं लगा सकते। मूल चरित्र का तो पता लगा ही सकते हैं ना, लेकिन मूल चरित्र का पता लगा के क्या करेंगे? नहीं, अगर मंदिर है तो वो पता होना चाहिए, और मंदिर है क्योंकि इस तरीके से बनाया गया। मैं फिर कह रहा हूं कि हिंदुओं के या यहाँ की जो बहुसंख्यक जनता थी उनके हृदय पे जिस तरह का आघात किया गया, उनको ये था कि यहाँ पे अपने रिलीजन को, अपने मजहब को डोमिनेट करना है। इसलिए आप सोचिए कि वो क्या कर रहे हैं कि जब मंदिर तोड़ के मस्जिद बना रहे हैं तो कई बार मंदिर के उन पूरे ब्लॉक्स को, मलबे को नहीं, पूरे ब्लॉक्स को एज इट इज वहीं रहने दे रहे हैं। आर्किटेक्चर ऐसी होता था, बड़े बड़े पत्थर पे ही कार्विंग करके एक साथ वो पत्थर वहीं रहने दे रहे हैं, ताकि आपके जहन में, आपके मन में जब भी कोई हिंदू वहां से गुजरे तो उसको याद रहे कि उसके साथ क्या किया गया है, और उसके मन में वो भय, वो खौफ बना रहे।
वो उस खौफ ये को वो बनाए विचारधारा रखें। थी। वो बिल्कुल ये वही विचारधारा थी, और इसी विचारधारा से आप एकदम माइन्यूटली उन्हीं की किताबों से गुजरिए। मैं तो अब केवल प्राइमरी सोर्सेज को पकड़ के देखता हूँ, केवल प्राइमरी सोर्सेज से गुजरता हूँ जो उन्हीं ने उदाहरण लिखा। देना चाहेंगे? जो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, आप आलमगीरनामा का उदाहरण ले लीजिए, मासिर आलमगीरी का उदाहरण ले लीजिए, अभी तुरंत जो है हम बाबरनामा और इस तरह के ढेर सारी इन ग्रंथों की बात कर रहे हैं। सब में इसी तरह का है कि इसको हम केवल इसीलिए कर रहे हैं, पैसा उनके लिए उद्देश्य नहीं था। ये बात, ये नैरेटिव इस देश में बिल्ड करने की कोशिश की गई। मैं आपके माध्यम से अपने दर्शकों को बताऊं कि ये बहुत स्ट्रैटेजिक तरीके से ये बिल्ड करने की कोशिश की गई कि साहब मुस्लिम आक्रांताओं ने तो पैसे के लिए, धन के लिए, धन लूटने के लिए मंदिरों को तोड़ा। ऐसा नहीं था। अगर ऐसा होता तो एक बार जिस मंदिर को तोड़ दिया उसको 12 बार क्यों उसको तोड़ने जा रहे हैं, 12 बार क्यों आक्रमण कर रहे हैं? क्योंकि हिंदू तो ऐसे लोग हैं ना कि जो अपने को फिर से जोड़ लेते थे। वो किसी भी ऐसे स्थल को आप उठा के देखिएगा कि वो तोड़ के गए, फिर वहाँ एक छोटा सा स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया, बड़ा नहीं कर पाए तो छोटा सा ही खड़ा कर लिया, जब बड़ा खड़ी करने की बारी है उसी जगह पे फिर बड़ा बना दिया। इसीलिए बार बार वो तोड़े जा रहे हैं। जी, अतुल भाटिया मेरे सहयोगी इस वक्त कोर्ट से लाइव जुड़े हुए हैं। 3:30 का वक्त हो गया है और अब से थोड़ी देर में 3 जजेस की बेंच बैठ जाएगी और इस मामले पर सुनवाई शुरू होने वाली है। अतुल, क्या जानकारी आ रही है आपके पास कोर्ट से? देखिए मीनाक्षी, किसी भी समय ये सुनवाई जो है वो शुरू हो सकती है, और जिस तरीके से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 इसको चैलेंज किया गया है और इसके लिए बकायदा एक स्पेशल कोर्ट बनाई गई, स्पेशल बेंच बनाई गई, जिसमें खुद चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जो है वो इसमें शामिल है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस वी विश्वनाथन की जो स्पेशल बेंच है वो अब से कुछ देर में इस पूरे मामले को सुनेगी। और जो हिंदू पक्ष ने जिस तरीके से इसको चैलेंज किया था 2020 के अंदर, इस पूरे मामले को चैलेंज किया गया था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको भी नोटिस दिया था और इस पर जवाब देने को कहा था। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नहीं किया गया है। 4 साल इस केस को फाइल किए हुए हो गए हैं। इसके बाद 2022 के अंदर 2022 में सुप्रीम कोर्ट में जो है वो जमीयत उलेमा हिंद ने जो याचिका दाखिल की थी, और आपको याद होगा पिछले कुछ समय पहले जब संभल के अंदर पूरा इंसिडेंट हुआ उसके बाद लगातार जमीयतुल उलेमा है हिंद, उसने ये सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखकर कहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए। तो अब से कुछ समय बाद जो सुप्रीम कोर्ट में जो 3 जजेस की बेंच है वो इस पूरे मामले को सुनेगी। बाकायदा इस एक्ट को चैलेंज किया गया है। लगातार हिंदू पक्ष जो है वो लगातार ये बात कह रहा है कि कानून इस बात की मनाही नहीं करता, जिस तरीके से कोर्ट के अंदर लगातार इस पूरे मामले को चैलेंज किया गया है उसको किसी भी तरीके से मनाही नहीं है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? सर्वे करने से कैसे रोका जा सकता है? जिस तरीके से जो जहां मस्जिदें बनी भी हुई है वहां पर किसी तरीके से तोड़फोड़ नहीं हो रही है, बाकायदा सिर्फ सर्वे हो रहा है। और जिस तरीके से चाहे वो काशी विश्वनाथ मंदिर हो, इसके अलावा श्री कृष्ण जन्मभूमि हो, संभल वाला मामला हो, उसको लेकर जो मुस्लिम पक्ष है वो लगातार ये कह रहा है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है वो। अतुल, आप बने रहे हमारे साथ। अभी बड़ी खबर, और लगातार बेंच बैठ चुकी है, मामले पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओर से ये कहा गया कि कोई भी हमसे पूछे बिना नहीं बोलेगा। इस मामले में केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया था और इसकी कॉपी याचिकाकर्ताओं को सौंपने के लिए कही गई थी। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दाखिल करने के लिए हाँ कहा है। अतुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, केंद्र ने अब तक अपना जवाब नहीं दिया। सीजीआई पूछ रही है कि केंद्र का जवाब कब दाखिल होगा? बिल्कुल, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर यही है मीनाक्षी कि आखिर सेंट्रल गवर्नमेंट इस पूरे मामले के अंदर क्या जवाब दाखिल करती है, क्योंकि 4 साल इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में चलते हुए हो गए हैं और कई बार नोटिस जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट को किया गया, लेकिन अभी तक इस मामले के अंदर कोई भी जवाब सुप्रीम कोर्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दाखिल नहीं किया गया है। और यही वो पूछा जा रहा है। अब मैं आपको पूरा इसके अंदर एक ब्रीफ फैक्ट दे देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में इस समय क्या चल रहा है। तुषार मेहता ने केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए हैं। तुषार मेहता ने कहा कि वो हलफनामा दाखिल करेंगे। इसके अलावा सीजीआई ने केंद्र सरकार को कहा कि आप जवाब दाखिल करके सभी को अपनी कॉपी की प्रति जो है वो याचिकाकर्ताओं को दे। सीजीआई ने कहा आज इस मामले की सुनवाई नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट है यहां पर, सीजीआई ने यह कह दिया है कि आज हम इस मामले की सुनवाई नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और
सीजेआई ने कहा कि अब कोई दूसरा सूट नहीं दाखिल होगा, यानी कि जो अब तक एप्लीकेशन इस पूरे मामले के अंदर दाखिल हुई है उन्हीं एप्लीकेशन को सुना जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर यह कि तुषार मेहता को यह बोला कि आखिर सरकार का इस पूरे मामले के अंदर क्या रुख है। मीनाक्षी, लगातार जिस तरीके से 2020 के अंदर यह पूरी याचिका दाखिल हुई थी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ की इस पूरी जो एक्ट है इसको रद्द किया जाए, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है बाकायदा जो जवाब देने को सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा था, लेकिन अब 4 साल इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया गया। और ऐसा ही सीजीआई ने तुषार मेहता से कहा कि आखिर जो केंद्र सरकार की तरफ से जो पेश हुए थे उनको बोला कि आप इसमें आपका क्या रुख है, तो उनका यह कहना था कि हम इस पूरे मामले के अंदर हलफनामा दाखिल करेंगे। लेकिन अब जब सीजीआई ने कहा है कि हम कोई दूसरा सूट इसमें दाखिल नहीं होगा, सीजीआई ने कहा कई सारे सवाल उठाए गए हैं, हम उन सभी पर सुनवाई करेंगे, ये सीजीआई ने बोला है। और सीजीआई ने यह भी इंपॉर्टेंट है कि यह बोला है कि आज इस मामले में सुनवाई नहीं होगी। और दूसरा यह कि कोई भी सूट अब इस पूरे मामले के अंदर दाखिल नहीं होगा। सीजीआई ने कहा कि कई सारे सवाल उठाए गए हैं, हम उन पर सभी पर सुनवाई करेंगे। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर यह कि आखिर मोदी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के इस पूरे मामले के अंदर क्या रुख रहता है, किस तरीके का जवाब जो है वो दाखिल सुप्रीम कोर्ट के अंदर करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। यह सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि आखिर सरकार का इस पूरे मामले के अंदर किस तरीके से जवाब दाखिल होता है, क्या जवाब सरकार की तरफ से दाखिल होता है। लेकिन अभी 2020 के बाद से अभी तक सरकार की तरफ से कोई जवाब इस पूरे मामले के अंदर दाखिल नहीं किया गया है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट देखना मीनाक्षी यहां पर यही होगा कि आखिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इस पूरे मामले के अंदर क्या जवाब दाखिल करती है। जी मीनाक्षी। और बिल्कुल, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर मुझे ये याद भी नहीं आता कि बहुत खुलकर सरकार की ओर से किसी प्रवक्ता ने या किसी मिनिस्टर ने या किसी नेता ने इतने खुलकर अपने बयान दिए हों। इसका मतलब तो ये है कि क्या एक हिचकिचाहट इस वक्त सरकार के भी मन में है इस मुद्दे को लेकर। क्या एक बार फिर से इन चर्चाओं में सरकार जाने से बचना चाहती है? ये तो सरकार की ओर से कोई पक्ष आएगा तभी समझ में आएगा। और सॉलिसिटर जनरल ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द उनकी ओर से पूरा स्टेटमेंट जो है वो दिया जाएगा और फिर उसकी प्रतियां जो है पूरे याचिकाकर्ताओं को भी आगे पहुंचाई जाएगी। लेकिन अतुल, आप हमारे साथ बने रहे। अमिताभ जी, इसमें सरकार की ओर से जो पक्ष मांगा गया है उसके पीछे कारण क्या है? देखिए, ये तो क्योंकि सरकार ने ही बनाया इस कानून को, भले ही उस सरकार दूसरी पार्टी की रही हो, दूसरे प्रधानमंत्री की रही हो, लेकिन सरकार को एब्सोल्यूट माना जाता है। तो सरकार इसमें एक पार्टी है, एक पक्ष है, तो पहला जो रिस्पोंडेंट होगा वो तो सरकार ही होगी इस पिटीशन। तो सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो इसके प्रो या अगेंस्ट या वो समान भाव भी रख सकती है। हाँ, कुछ उसको बोलना पड़ेगा, जो भी वो उसको बोलना है वो बोले अपने काउंटर में, लेकिन रिप्लाई में। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस विषय पे सरकार को अब बहुत ज़्यादा डिले करना या स्टेटस को मेंटेन रखना इसीलिए संभव नहीं है क्योंकि आम जनता जो है वो जानना चाह रही है कि इसकी वैलिडिटी है क्या 1991 की। और सरकार जो है वो आमतौर पर जनता के जो इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करती है। तो मैं ये मानता हूँ कि अब इसमें एक ना एक कोई राय बननी पड़ेगी क्योंकि ये मुख्यतः मैंने जैसा आपने नहीं सर, आपने क्योंकि बोला ना वैलिडिटी, तो मैं आपसे इसी में जोड़ दूं। सरकार ऑलरेडी वक्फ एक्ट को लेकर निशाने पर है क्योंकि वो चाह रही है कि उसके अंदर भी संशोधन हो। अब इस पर भी सरकार को अपना पक्ष तो रखना होगा। एसजी भी कह रहे हैं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, कि हम बहुत जल्द इस पर अपना पक्ष रखेंगे। सरकार इतना वेट क्यों कर रही है? सरकार लेट नहीं कर रही है। देखिए, ये कुछ ऐसे संवेदनशील मसले होते हैं जिसको जानबूझ के मीनाक्षी जी बहुत ज़्यादा एग्रीवेट कर दिया जाता है, उसमें आग लगाने की कोशिश की जाती है। और अभी देश के सामने बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही होंगी जो प्रायोरिटी के हिसाब से सरकार के सामने कुछ। मैं यहाँ पर सरकार का न कोई पक्ष रखने की कोशिश कर रहा हूँ, न मैं समझता हूँ कि क्यों और क्या हुआ होगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि सरकार के पास विभिन्न और भी जो दबाव वाले जिम्मेवारियाँ हैं उसके ऊपर में वो काम करे, लेकिन जनता की इच्छा सर्वोपरि है, ये सरकार भी जानती है। तो मेरा मानना है कि अब ये स्थिति ऐसी आ गई है जिसमें कि इसमें ज़्यादा डिले नहीं हो सकता। और सुप्रीम कोर्ट में मामला चुकी है अभी, लेकिन एक अच्छी बात ये हुई गई कि चीफ जस्टिस ने कोई इसमें टाइमलाइन नहीं फिक्स किया है, जैसा मुझे अभी रिपोर्ट में भी पता चल रहा है। और ये चीफ जस्टिस की जो टेन्योर है ये मार्च तक ही है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी इस बेंच को कुछ और आगे भी सुनवाई करने का मौका मिलेगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अब काउंटडाउन शुरू हो गया है, इसको अब ज़्यादा दिन नहीं लटकाया जा सकता। इसीलिए इसकी सुनवाई भी होगी और निर्णय भी होगा, क्योंकि इसके पीछे जो तर्क हैं वो तर्क जो याचिकाकर्ता की ओर से जो तर्क हैं
यानी याचिकाकर्ता तो कई भी हैं, एक तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी है और भी कुछ एनसीपी एक है, बात तो आरजेडी बिल्कुल है। तय इसमें लेकिन मैं दिखाई इतना देती है। बस खत्म कर रहा जी। हूँ, ये इतना जरूर है कि अब जो याचिकाकर्ता ये 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वैलिडिटी को चैलेंज कर रहे हैं, वो अपने बहुत लीगैलिटी पे जा रहे हैं। मेरी अश्विनी जी से भी बहुत अच्छी और लंबी बातचीत होती रहती है, तो मैंने ये कहा, इवन सुब्रमण्यम स्वामी ने जो कहा कि नहीं इसमें कुछ उसके जैसे आर्टिकल 3 उसके जो सेक्शन 3 और 4 है उसको रहने दिया जाए, लेकिन रीड डाउन किया जाए, रीड हाँ, तो उसको हिंदी में उसको कहा जाए कि उसको मुलायम किया जाए, इंग्लिश में उसको रीड डाउन बोलते हैं, तो उसके भी वो भी गलत है, क्योंकि ये अपने आप में ये कानून गैर कानूनी है, अल्ट्रा वायरस है। और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कानून में देखिए दो ही चीज हो सकती है, या तो वो संशोधन, तीन चीजें हो सकती है, या तो कानून जैसा है वैसा बना रहे, या उसके अंदर संशोधन हो जाए, या उसे पूरी तरीके से एबॉलिश कर दिया जाए। इन तीनों परिस्थितियों के लिए सबसे पहले तो सरकार को अपना पक्ष कोर्ट में रखना होगा, उसके बाद ही बात आगे बढ़ेगी। कोई टाइम फ्रेम अभी कोर्ट की ओर से नहीं दिया गया है। ये भी कह दिया है कि अब इसमें कोई और नया सूट फाइल नहीं किया जाएगा जब तक कि सरकार की ओर से पक्ष नहीं आ जाता।